नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गया है। आपको बता दें, विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना मंगलौर विधानसभा सीट से नामांकन भरेंगे। उसी के साथ नामांकन कार्यक्रम में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सीएम सैनी ने प्रतिभाग किया। तो देखिए, विधान उपचुनाव की जो है पार्टियां लगातार तैयारी कर रही है और बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह ने देखिए इसके लिए नामांकन भर दिया है। और बाकी जो उपचुनाव होने हैं उस पर देखिए जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुका है। सीएम धामी ने भी जो है नामांकन किया है। देखिए, विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टियां पूरी तरह से तैयार है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव हुआ और जो विधायक सांसद बन चुके हैं उनके लिए देखिए वो जो है प्रक्रिया ये कहता है कि देखिए एक साथ दो पद नहीं संभाला जा सकता है। इस वजह से देखिए जो विधायक है वो अपने विधायक पद से इस्तीफा देंगे और इसके लिए उपचुनाव होने जा रहा है। और फिर उसके बाद से आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह है, उन्होंने नामांकन भरा और ये जो प्रक्रिया है अब इस प्रक्रिया के तहत फिर से उपचुनाव होगा। और फिलहाल आपको बता दें कि जो सांसद बन गए हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब उनके जगह पे वापस से जो विधायक पद छोड़ेंगे उस पर उपचुनाव होगा। तो इस बीच आपको बता दें कि विधानसभा उपचुनाव के लिए लगातार नामांकन की प्रक्रिया जो है जारी है। सीएम धामी ने भी उसमें प्रतिभाग किया है और विधानसभा उपचुनाव की जो पार्टियां हैं वो लगातार तैयारी में लगी हुई हैं। तो वहीं फ्रंटल संगठनों से बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर विधानसभा उपचुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महना ने कहा कि पार्टी के अनुषांगिक संगठनों, विभागों और प्रकोष्ठों अध्यक्षों के साथ में बैठक उपचुनाव को लेकर रणनीति तय की गई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर व्यक्तिगत संपन्न करने को कहा। और इसी के साथ पूर्व काबीना मंत्री हीरा सिंह विश ने कहा कि बेरोजगारी, अग्निवीर योजना, पेपर लीक, भर्ती घोटाले जैसे मुद्दे उठाएगी। तो देखिए, उपचुनाव को लेकर जो रणनीति है उसको तैयारी जो है उस पर कर ली गई है। और इस बीच जो है फ्रंटल संगठन जो है एक अहम भूमिका निभाते हुए इसमें नजर आएंगे। और इसी के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष करण महना का ये बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उपचुनाव को लेकर तमाम तरह की रणनीति तैयार की गई है। क्या कुछ किस रणनीति के तहत आगे काम किया जाएगा, क्या कुछ इससे लेकर चर्चा की गई, देखिए ये भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष करण महना का ये बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि देखिए उपचुनाव को लेकर तमाम वो तैयारियां होती है, तमाम वो प्रोसेस होता है, तमाम वो प्रक्रिया होती है जिसके तहत पूरी की पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। तो देखिए विधानसभा उपचुनाव के लिए तमाम वो नेता, तमाम वो दिग्गज नेता ने नामांकन भर दिया और इसके तहत लगातार जो प्रक्रिया है उसको अंजाम देते हुए अब जो है पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। ने बैठक बुलाई थी, सही फ्रंटल संगठन आए थे। हमने भी कहा था मैं भी मंगलौर जाऊंगा, ऊपर भी जाऊंगा, जितने कर्मचारी संगठन हमारे यहाँ इंटक संबंधित सबको आगाह करेंगे। चुनौती है, अगर इस समय भी वो हो गया तो बीजेपी को जो सबक सिखाना, जो हमारे उद्योग बंद हो रहे, कारखाने बंद हो रहे, कंपनी बंद हो रहे, रोजगार छीन लिए गए, ये भविष्य में आ गए ना बड़े, इसको ब्लॉक करना है। तो इसलिए मैं भी जाऊंगा। हम प्रयास करेंगे कि एक एक वोट कांग्रेस के पक्ष पड़े और बीजेपी को सबक सिखाएं, क्योंकि हमें ये कर्मचारी प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, इन दोनों को दो हाथ पैर हैं, ये इसलिए इनको मजबूत रखना जरूरी है। और अगर ये जैसे रोजगार बंद कर दिए, कारखाने बंद, कंपनी बंद कर, लूट मार हो रही, सारे जितने शेड्यूल तिवारी जी ने बनाए थे सबसे वसूलियां कर रहे बीजेपी के नेता। इसका परिणाम मनमर्जी कर रहे, थोड़े दिन में बंद करके जा रहे, सारी सब्सिडी खाई,
सारी सुविधाएं बिजली पानी फ्री में लिया, जमीनें फ्री में ली, बेच बेच के लूट करके चले जा रहे। और हम धामी जी मूक दर्शक बने। कोई मंत्री काम करता इनका दिखाई नहीं दे रहा, कोई मंत्री मीटिंग करता नहीं दिखाई दे रहा, जनता की समस्या समाधान ये कोई नहीं। टोटल ब्यूरोक्रेट्स पे छोड़ रखा है कि ब्यूरोक्रेट जो करे तो ब्यूरोक्रेसी पर आधारित है, क्योंकि वहीं से इकट्ठा होना है धंधा पानी और सीधा यही कर रहे हैं। मैं तो बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, बहुत दुखद अध्याय। भविष्य के लिए आने वाली पीढ़ी को हम क्या मुंह दिखाएंगे, हम भी उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं जो बीजेपी कर रही है। और इस बीच विधानसभा उपचुनाव को लेकर देखिए तैयारी कर ली गई है, सारी राजनीतिक दल तैयार है। तो वहीं बद्रीनाथ मंगलौर सीट पर ऐलान जंग हो गया है। बीजेपी प्रत्याशी करेंगे पर्चा दाखिल। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी समेत प्रमुख नेता भी मौजूद रहेंगे। मंगलौर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भरेंगे नामांकन, तो वहीं बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी नामांकन करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां विधानसभा उपचुनाव को लेकर तमाम रणनीति तैयार कर ली गई है, तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। तो वही कांग्रेस प्रत्याशियों ने नामांकन की पूरी तैयारी कर ली है। मंगलौर सीट से देखिए वो तमाम दिग्गज जो प्रत्याशी हैं वो भी नामांकन प्रक्रिया के इस प्रक्रिया को अंजाम देंगे। तो वही विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। मंगलौर बद्रीनाथ सीट पर भी तैयारियां कर ली गई हैं। तो वही कांग्रेस प्रत्याशियों ने नामांकन की पूरी तैयारी कर ली है। प्रत्याशी काजी भी जो है उन्होंने नामांकन किया और इसी के साथ साथ तमाम वो दिग्गज नेता जो कि विधानसभा उपचुनाव में जो है इस बार प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपने अपने नामांकन भर दिए और अपनी अपनी सियासी दावेदारी पेश की है। तो वही कांग्रेस की तरफ से भी देखिए नामांकन की जो तैयारी है वो भी पूरी कर ली गई है। बद्रीनाथ सीट पर जो है ये तैयारियां कर ली गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर ये तैयारी पूरी तेज कर ली गई है। तो वहीं सल्ट अल्मोड़ा जिले के विकासखंड के जय मां भुवनेश्वरी देवी मंदिर सकरखोड़ा में पंचदशनाम जूना अखाड़ा पूज्यपाद महंत ओमगिरी महाराज की 3 दिवसीय समाधि पूर्ण होने पर मंदिर समिति के व्यवस्थापक मोहन सिंह रावत के नेतृत्व में भजन कीर्तन, हनुमान चालीसा पाठ, सुंदरकांड, हवन यज्ञ, भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के युवाओं महिलाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया और भंडारे में प्रसाद भी ग्रहण किया। तो देखिए ये भव्य भंडारे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भंडारे का आयोजन किया गया है। युवाओं, महिलाओं समेत तमाम लोगों ने इस भंडारे में देखिए प्रतिभाग किया है और इस भंडारे में देखिए प्रसाद वितरण किया गया। तमाम श्रद्धालु इस जो है भंडारे के आयोजन में भाग लिए। इन्होंने तमाम लोग यहां मौजूद थे। पूजा अर्चना के बाद से प्रसाद ग्रहण किया गया और वही तमाम लोग जब पूजा करने आए, श्रद्धालु जो है पूजा अर्चना करने के बाद से जो भंडारे का आयोजन किया गया और उसके बाद से देखिए प्रसाद ग्रहण करवाया गया। तमाम वो पंडित भी मौजूद थे, पुजारी भी मौजूद थे और तमाम श्रद्धालु जो कि इस पूजा प्रतिक्रिया में भाग लिया और इसी के साथ साथ देखिए तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। भंडारे का आयोजन किया गया और भंडारे के साथ साथ देखिए यहां पर सभी लोगों ने पूजा अर्चना की और उसके बाद से दूर दूर से तमाम श्रद्धालु भी आए और इसके साथ साथ युवाओं, महिलाओं का जिक्र कर ले या फिर तमाम लोगों ने इस प्रक्रिया में भाग लिया और फिर पूजा अर्चना करने के बाद से प्रसाद ग्रहण कराया गया। तो भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम श्रद्धालु यहां पर मौजूद है, पंडित पुजारी मौजूद है और इसके बाद से जो पूजा की प्रक्रिया होती है, पूजा की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद से भंडारे का आयोजन किया गया और तमाम श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। और महाराज जी को किन शब्दों से मैं उनका धन्यवाद कहूँ, मेरे शब्द नहीं, लेकिन आज जो महाराज जी ने अपनी तपस्या करके पूरे क्षेत्र को, पूरे उत्तराखंड को यहाँ पर एक समाधि 3 दिवसीय ली है। 16 तारीख 1 बजे से लेकर आज 19 तारीख 1 बजे हमने समाधि के कपाट खोले हैं, जिसमें पूरे क्षेत्र की जनता के सहयोग से पूरे क्षेत्र की जनता आज उनके स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंची है। और बाबा जी को यहाँ पर आए हुए अभी 10 माह हुए हैं। वो 3 तपस्या यहाँ पर कर चुके हैं। सर्वप्रथम उन्होंने 11 दिन की खड़ेश्वरी की थी,
उसके बाद उन्होंने 41 दिन की मौन साधना की थी और आज उन्होंने 3 दिवसीय समाधि ली है और आज समाधि से हम सब के बीच में हैं और हम सबको आशीर्वाद अपना दे रहे हैं। मैं क्षेत्र की जनता से, पूरे प्रदेश की जनता से और अपने नौनिहाल बच्चों से निवेदन करना चाहता हूं कि मां भुवनेश्वरी दरबार के लिए आप हमेशा तत्पर रहें, हमेशा यहां के लिए सहयोग के लिए आगे रहें, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो और आपकी धन दौलत बाल बच्चों में वृद्धि हो, आपका परिवार सुखीमय हो। हमारे बीच में यहाँ पर स्याही से श्री माया देवी जी हैं, जो लगातार अपना घर परिवार छोड़ करके यहाँ की सेवा में आज 4 दिन से लगातार लगी हैं। तो वहीं पौड़ी जिले के चौबट्टाखाल विधानसभा में बिरोखाल ब्लॉक के जखुणी गांव के सिविल क्षेत्र में बनी अवैध मजार को प्रशासन की टीम ने ध्वस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि मजार का निर्माण काफी पहले से ही सरकारी भूमि पर किया गया था, लेकिन प्रशासन की नजरों में मजार न आने के कारण देखिए मजार पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो वही आपको बता दें कि सिविल भूमि पर बनी मजार की सूचना जैसे ही प्रशासन टीम को मिली, प्रशासन की टीम ने मजार को ध्वस्त कर डाला। और देखिए मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि प्रशासन को सरकारी भूमि पर कड़ी नजर रखनी होगी और इसी के साथ जिससे कि वह अवैध मजार सरकारी भुजा पर न बन पाए। तो देखिए ये पूरा मामला अवैध मजार का है, जहां पर सरकारी भूमि पर ये जो है कड़ी से कड़ी नजर रखनी होगी, इस तरह का निर्देश दिया जा रहा है। अवैध मजार को लेकर प्रशासन ने जो है चाबुक चलाया है और ध्वस्त कर दिया है। देखिए सरकारी भूमि पर जो ये मजार था वो बना हुआ था, जिस पर ये सूचना जैसे ही प्रशासन को लगी, प्रशासन ने जो है अपने दस्ते के साथ पहुंची और इस मजार को देखिए ध्वस्त कर दिया। हालांकि ये पूरा मामला अवैध निर्माण का बताया जा रहा है, जो कि सरकारी जमीन थी जिस पर मजार का निर्माण कराया गया था। प्रशासन मौके पर पहुंची और इस मजार को ध्वस्त कर दिया और इसी के साथ साथ कड़े निर्देश भी दिए और कहा कि देखिए इस पर कड़ी नजर रखनी होगी, क्योंकि देखिए अवैध मजार को लेकर प्रशासन का ये बड़ा और कड़ा जो है संदेश दिया गया है। किस तरह का देखिए कोई भी वाकई बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आप सरकारी भूमि पर इस तरह के जो है अवैध निर्माण करते तो देखिए उन्हें ध्वस्त होना ही होना है। और एक बार फिर से प्रशासन का जो है इस पर चाबुक चल गया है, जो कि अवैध निर्माण से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जहां पर सरकारी भूमि पर बाजार बनाया गया था और इस मजार का जैसे ही पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना मिली, प्रशासन मौके पर पहुंची और फिर उस मजार को ध्वस्त कर दिया गया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये वही मजार है जो कि अवैध निर्माण बताया जा रहा है, जिसको अब ध्वस्त कर दिया गया है। हाल ब्लॉक मंगलघाट गांव के पंचखोली ग्राम सभा के अंतर्गत जुगाड़ी गांव है ये, और वहाँ पे क्योंकि ये पुराना गांव था कि ये अब यहाँ पे कोई लोग निवास नहीं करते हैं। कुछ विधर्मी लोगों द्वारा यहाँ पे जंगल के बीच में जो टापू होता है मजार बनाने का प्रयास किया और वहाँ पे बना भी दी गई थी। और जब हमारे संज्ञान में चीज आई तो हमने शासन प्रशासन से कहा कि तुरंत ये, क्योंकि ये जंगल के बीच सरकारी भूमि में विधर्मी लोगों द्वारा इस मजार को बनाया गया, तत्काल प्रभाव से इसका ध्वस्तीकरण किया जाए और आज उसका ध्वस्तीकरण किया गया है। और आने वाले समय में हम शासन और प्रशासन से ये निवेदन करते हैं, जिन अधर्मी लोगों द्वारा इस देव भूमि में, देवताओं की भूमि में, सरकारी जमीनों में मजारें बनाई जा रही है, उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाए। जब तक इनके लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस प्रकार के कुकृत्य इन विधर्मी लोगों द्वारा किया जाएगा और हमारे विश्व हिंदू परिषद इसका पुरजोर विरोध करेगी और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी हमें बाध्य होना पड़ेगा। यदि शासन प्रशासन उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा तो हम इसका सड़कों में विरोध करें। संज्ञान में ये आई थी कि जिले में अवैध मजारे बनाए जाए, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया, ज्ञापन भेजा विश्व हिंदू परिषद की तरफ से और उनके द्वारा तत्काल प्रभाव से जितने भी गढ़वाल मंडल या उत्तराखंड की देवभूमि मजारे थी उसका ध्वस्तीकरण के आदेश दिए गए। परंतु बिरोखाल में इस बीच क्योंकि वो फॉरेस्ट लैंड है, वन विभाग की लैंड है और क्योंकि वहाँ कोई लोग रहते नहीं है, उनके द्वारा विधर्मी द्वारा वहाँ पे वीरान जगह में अवैध मजार का निर्माण किया गया। और मेरा ये कहना है कि प्रशासन
चाहे पट्टी पटवारी हो, वहां पे तहसीलदार हो या वन विभाग के कर्मचारियों ने तो उसको देखा होगा। तो वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा शासन और प्रशासन को इसका संज्ञान नहीं दिया गया। वहां के लोकल लोगों द्वारा जब वहां गए तो वहां देखा कि मजार बनी हुई है। उसका जब संज्ञान विश्व हिंदू परिषद हमें आया तो हमने शासन प्रशासन को उसके ध्वस्तीकरण के आदेश दिए और आज उस मजार का ध्वस्तीकरण किया गया है। और आने वाले समय में यदि इस प्रकार के कृत्य कुछ विधर्मी द्वारा किया जाता है तो उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करके किया जाएगा, ताकि इस देवभूमि में धार्मिक सौहार्द जो हमारे देवभूमि है इसका पवित्रता बनी रहे और इन अपवित्र लोगों द्वारा इस प्रकार की कुकृत्य किया जाएगा, इनको विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। संबंध में जब ये सूचना मिली थी कि कहीं एक अवैध अतिक्रमण है और गैराबाद गांव में था, तो उसी क्रम में जो आवश्यक कार्रवाई की जानी थी नियमानुसार कार्रवाई के लिए एसडीएम को लिखा गया और उनके द्वारा अपने स्तर पर जो भी कार्रवाई की जानी है उसे करते हुए अतिक्रमण को हटाया गया। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। देवभूमि उत्तराखंड चार धाम यात्रा के लिए पधारने वाले सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। उत्तराखंड सरकार आपकी यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी उचित प्रबंध किए गए हैं। यात्रा के सुचारू प्रबंधन के लिए सभी तीर्थ यात्रियों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, इसलिए आने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना न भूलें। अगर आप चार धाम यात्रा के इच्छुक हैं, तो यात्रा शुरू करने से पहले उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट www.registration&touristcare.uk.gov.in या मोबाइल एप्लीकेशन टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 0135-1364 पर कॉल करके या व्हाट्सएप नंबर 8394833833 पर यात्रा टाइप करके भी पंजीकरण कराया जा सकता है। पंजीकरण कराए बिना यात्रा न करें। रजिस्ट्रेशन में जिस धाम के दर्शन के लिए जो तिथि निर्धारित की गई है, उस धाम का दर्शन उसी दिन ही करें। यात्रा के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षित एवं सुखद चार धाम यात्रा की कामना करती है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीते कुछ महीनों से पौड़ी में पेयजल की किल्लत से लोग परेशान हैं। शहर में पेयजल की किल्लत पर दूर करने की देखिए मांग को लेकर छात्र संघ और आवाहन संस्था ने जल संस्थान के अधिशासी अधिवक्ता से मुलाकात कर पेयजल की किल्लत के समय के पानी के बिल भी माफ करने की मांग उठाई है। तो वहीं जल संस्थान विभाग में पहुंचकर अधिशासी अभियंता से छात्र संगठन एवं आवाहन संस्था द्वारा मुलाकात की गई और ज्ञापन भी सौंपा गया। और इस दौरान देखिए छात्र संगठन के अध्यक्ष और ऋत्विक असवाल और आवाहन संस्था की अध्यक्ष प्रियंका थपलियाल का कहना था कि जल संस्थान विगत कुछ महीनों से शहर की पेयजल व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित नहीं कर पा रहा है। बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी नान घाट योजना से जल संस्थान शहरवासियों की प्यास बुझाने में नाकाम साबित हो रहा है। और इसी के साथ उन्होंने इस दौरान पानी की समस्या को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने के संदेश दिए हैं। और इसी के साथ उन्होंने चेतावनी भी दी है कि उनकी मांग पर जल विभाग द्वारा सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो स्थानीय लोगों के साथ आंदोलन करेंगे। इनसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिलने आए थे हम लोग और इस टॉपिक पे बात हुई कि एक एमएलडी पानी हर साल कम हो जाता है नान घाट से, क्योंकि वो उसका स्रोत जो है थोड़ा डाउन हो जाता है। तो हमने इनको ये निवेदन किया कि जब आपको पता रहता है हर साल एक एमएलडी पानी कम हो जाता है, तो आप लोग मार्च या अप्रैल में उसकी पूरी तैयारी क्यों नहीं कर लेते पहले ही। और हमने एक रिक्वेस्ट और करी है इनसे, एक निवेदन किया है कि जब आप पानी के बिल के लिए इतनी पूरी डुगडुगी पिटवाते हैं पूरे शहर में,
तो जिस वार्ड में पानी नहीं आता उसमें आप अनाउंसमेंट क्यों नहीं करवाते हैं कि आज इस वार्ड में पानी आया? आदमी कम से कम पहले से ही प्रिपेयर हो रहे कि आज पानी नहीं आएगा, पानी जिस हिसाब से पानी रहेगा उस हिसाब से आदमी जो है उस पानी को चलाएगा। पहले तो हम आज यहाँ पे आए थे जन संस्था में। पानी की दिक्कत हम पिछले विगत 3-4 महीनों से देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 MLT पानी कम मिल रहा है, जैसे हमें सूचना मिली है। तो हम लोगों का मुख्य जो बात आज हम लोगों ने रखी है वो ये रखी है कि कहीं ना कहीं पौड़ी में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसमें आपका रोजगार से हो या आपके एक व्यापार तरीके से हो, तो कहीं ना कहीं हमें बिल में कटौती, अगर बिल में सब्सिडी मिल जाएगी इस बिल में, तो लोगों को बहुत ज्यादा एक राहत मिलेगी। तो हमारी आज की डिमांड जो है वो यही है कि हमें कहीं ना कहीं बिल में एक कटौती, एक सब्सिडी मिल जाए जो वाला हमारा बिल आने वाला है। किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? पानी के लिए अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं पानी, एक तो भीषण आग लगी हुई है हर जगह, पानी के स्रोत भी कहीं ना कहीं सूख रहे हैं और 1 MLT पानी गर्मियों में कहीं ना कहीं कम रहता है। तो हमें आश्वासन मिला है हमारे एक्शन साहब से कि भैया नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग इसमें पूरा होमवर्क करके रखेंगे और नेक्स्ट ईयर जो गर्मियां आएंगी उसमें पानी की दिक्कत और उसको एक डिस्ट्रीब्यूशन लेवल बहुत अच्छे लेवल से करेंगे। उसको डिस्ट्रीब्यूशन प्लान होगा और डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से किया जाएगा। कुछ लोगों ने अवैध कनेक्शन भी लगाए हैं, कुछ लोग मोटर के थ्रू भी पानी खींच रहे हैं। जी, ये मेरी निवेदन है आप सबसे, एक जनता, जितनी भी जनता हमें सुन रही है आज, निवेदन है क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मोटर बहुत ज्यादा यूज हो रही है, जिसकी वजह से एक घर पे तो पानी आ रहा है जहां मोटर लगा है, लेकिन बाकी उसकी वजह से कम 10 घरों में पानी नहीं आ पा रहा है। अगर हम लोग, ये हमें पता है कि पानी की कहीं ना कहीं दिक्कत है, किल्लत चल रही है, तो मोटरों का प्रयोग बहुत कम करें और जो अवैध कनेक्शन है उसके लिए वो कार्रवाई करेंगे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। और मोटरों के लिए तो हम एक अपील ही कर सकते हैं, सारे जितने यहाँ पे हमारे साथ छात्र संघ खड़े हैं, हमारे साथ व्यापार संघ सब यहाँ पे खड़े हैं, वो अपील कर रहे हैं कि आप मोटरों का इस्तेमाल प्रयोग कम से कम करें ताकि सबको थोड़ा थोड़ा तो कम से कम मिल जाए पानी पीने लायक या थोड़ा इस्तेमाल करने लायक। यहाँ पे जो एक्शन साहब है उन्होंने ये रायजिनी का आश्वासन दिया आपको कि जो अधिकारी यहाँ पे रहते हैं, क्या आश्वासन मिलता है आपको? हर बार जैसा आश्वासन मिलता है, इस बार क्या आश्वासन मिला आपको? जी बिल्कुल, जो हमारे एक्शन साहब है उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो बिल की हमने सब्सिडी की मांग रखी है, जो कटौती की मांग रखी है, उसको वो आज ही एक पत्र बना के आगे भेजेंगे जरूर, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे हमारे लोगों को, जितने हमारी जनता है उनकी जेब में कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा फायदा या थोड़ा सा मतलब एक असर पड़ जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो जरूर करेंगे। और रही बात डिस्ट्रीब्यूशन की, जो पानी की सप्लाई हो रही है उसको एक मेंटेन तरीके से पानी की सप्लाई देने का, क्योंकि कहीं कहीं पे लीकेज भी है, तो लीकेज की जानकारी जितनी हमें पता थी हमने दी है, वो भी चेक करने के लिए बोला ना, तो कल या परसों में वो लीकेज भी ठीक होंगे। तो यह है कि जब पानी की किल्लत, ये बताया जा रहा है कि पौड़ी में 1 से 1.5 MLT की किल्लत गर्मियों में जल संस्थान के पास होती है पानी की, तो हमारा मुख्य मुद्दा यह है कि जब 4 महीने में से केवल 1 या 1.5 महीने लोगों के पास पानी पहुंचा है तो उसमें बिल में कटौती की जाए। क्योंकि जब आप किसी भी जो नेचुरल स्रोत है आप उसमें जाके देखेंगे तो रातों को 12-1 बजे तक वहाँ लोगों के डब्बे लेके लाइन लगी हुई है। जब लोगों ने पानी बिल पूरा देना है और पानी भी ना आए तो इसका फायदा क्या होगा? इसीलिए हमारी मुख्य मांग है कि बिल में 50% की बिल में कटौती की जाए। किस तरह की दिक्कतें? जी, आप जिस तरह से आप देख रहे हैं कि शहर में 4 दिन 5 दिन छोड़ के पानी आ रहा है, कहीं पे तो बिल्कुल ही सूखा पड़ा है, कहीं पे बिल्कुल भी पानी नहीं है। और जो बताया हमने, एक्चुअली सोर्स पे, जो नानघाट के सोर्स पे पानी कम हुआ है तो उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको मेकअप किया जाए और उसके लिए आगे कार्रवाई भी गतिमान है ताकि आगे भविष्य में इस तरह की दिक्कत न रहे। पानी के बिल यहाँ पे नगर पालिका का जो बिल्डिंग का एसेसमेंट है उसके आधार पर सभी लोगों को दिया जाता है और इसके अस्थायी समाधान के लिए पहले भी मांग आई थी, तो उसके लिए मीटरिंग व्यवस्था की जा रही है। तो जो जितना पानी यूज करेगा उसके हिसाब से लोगों को बिल भी जाएगा, तो उसमें चल रहा है, मीटरिंग कार्रवाई चल रही है। MD2 के अंतर्गत जल्दी हम काम कर रहा है, तो उसमें जो है मीटर लगा दिया जाएगा, तो जो जितना पानी यूज करेगा उसके हिसाब से उसको दिया जाएगा। टेंडरिंग का प्रोसेस ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है। जैसे टेंडर फाइनल होता है तो वो लोग इस पर कार्रवाई शुरू करेंगे। जल जीवन मिशन में एक्चुअली 2 फेज में काम हुआ था। पहले फेज में सभी घरों में कनेक्शन लगाया जाना था और दूसरे फेज में जो है उसमें पानी बढ़ाने का या टैंक बनाने का या राइजिंग मैन वगैरह पंपिंग का काम किया जाना था। तो वो फाइनल होने वाला है। कहीं कुछ जगहों पे अभी शेष कार्य रह गए हैं, इसको हम लोग तेजी से प्रयास कर रहे हैं पूर्ण करके और इसका समाधान करें। नहीं, इसमें एक्चुअली हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी को दिक्कत ना हो। और जैसे मान लो आज किसी क्षेत्र में पानी नहीं गया तो प्रायोरिटी के तौर पे कल उस क्षेत्र में हम लोग पानी दे रहे हैं। इन लोगों ने कुछ मोहल्लों का नाम लिखाया है तो उसको हम चेक करेंगे कि वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने कई मोहल्लों में निरीक्षण किया है, उन लोगों को नोटिस भी दिया है, कम से कम 20-25 लोगों को। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।